तूने बहुत कुछ खो दिया है अमन, जिसे पाना नामुमकिन है। अर्जुन एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए अमन से बोला, आई थिंक अब तुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे भी देर हो रही है, मेरी बेबी मेरा इंतजार कर रही होगी। कहकर अर्जुन वहां से जाने लगा और तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ को पकड़ा हुआ महसूस कर अर्जुन अपनी ही जगह पर जम गया और उसने पलटकर अमन की तरफ देखा तो अमन अपना सर झुकाकर अपनी आंखों में आंसू लेकर रो रहा था। उसके आंसू अर्जुन के हाथों पर गिर रहे थे, जिसे देखकर अर्जुन को भी अब बुरा लग रहा था क्योंकि अमन उसका दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा भी था। अमन को रोते हुए देखकर अर्जुन ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, अमन अब क्यों रो रहा है? तू अच्छे से जानता है रोने का कोई फायदा नहीं है। वह अब तेरी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है, बेहतर होगा तू भी अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर और भूल जा उसे। अर्जुन की बात सुनकर अमन अपनी आंखों में आंसू लेकर अर्जुन की तरफ देखते हुए पूरे इमोशन के साथ बोला, 2 साल, पूरे 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ उसे भूलने की अर्जुन डॉट, और तू अच्छे से जानता है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे भूलने की, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि उसे भूलना नामुमकिन है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट, वह सिर्फ मेरी यादों में होती तो भूल भी जाता, पर वह मेरे दिल में बसी है, उसे कैसे निकालूं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा उसके बिना, उसका ख्याल ही मुझे पागल कर रहा है। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे हुए हैं मुझे अपनी फीलिंग को रियलाइज करने में, और इन 24 घंटे में ही मैं 24,000 बार मर चुका हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैंने ये गलती क्यों की तू तो अच्छे से जानता है ना। मैं बस कमिटमेंट से भागना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा यह फैसला मुझ पर इतना भारी पड़ेगा। प्लीज अर्जुन, तू तो मेरा भाई है ना, प्लीज कुछ कर अर्जुन, वरना मैं मर जाऊंगा अर्जुन। तू भी तो भाभी से प्यार करता है ना, वह तेरी जिंदगी है, तुझे अपने प्यार की कसम, प्लीज मेरा प्यार दिलाने में मेरी मदद कर। तुझे मेरी दोस्ती की कसम अर्जुन, हमारी दोस्ती के लिए प्लीज मेरी मदद कर। कहते हुए अमन अर्जुन के हाथ को पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था, और अब अर्जुन अगले ही पल अमन को अपने गले लगा लेता है। वह अपने भाई जैसे दोस्त को रोते हुए नहीं देख सकता था। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, देख अमन, मैं तेरी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन पिन की कोई सामान नहीं है जिसे तू तोड़ने के बाद रिपेयर करके यूज कर सके। वह इंसान है जिसकी फीलिंग को तुम्हें हर्ट किया है। मैं उस पर किसी भी चीज का दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन तेरे लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। पर तुम मुझसे वादा कर, अगर वह तेरे साथ नहीं आना चाहेगी तो तू उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि तेरी खुशी के लिए वह तुझसे दूर हुई थी, लेकिन अब फैसला उसका होगा। अर्जुन की बात सुनकर अमन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुझे वादा करता हूँ अर्जुन, मैं उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन उसे अपना बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। उसका फैसला चाहे जो हो, उसका फैसला मेरे हक में ही होगा। तू बस मुझे उसे तक पहुंचाने का रास्ता बता। तू कुछ दिन इंतजार कर, वह खुद इंडिया आने वाली है, फिर तू उससे मिल लेना और बात कर लेना। कहते हुए अर्जुन ने उसे समझाया, लेकिन अमन जो प्यार में पूरा आशिक हो गया था, वह अब एक पल भी पिंकी के बिना नहीं रहना चाहता था। उसने तुरंत ही अपना सरना में झटकते हुए कहा, नहीं, नहीं अर्जुन, अब मुझे एक पल भी इंतजार नहीं होता, मैं उसे देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। मेरी यह निगाहें उसे देखने के लिए तरस रही है। प्लीज अर्जुन, मुझे उसका एड्रेस दे, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। अमन की बेताबी को देखकर अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुझे उसका एड्रेस दे भी दूंगा अमन, फिर भी वह तुझसे नहीं मिलेगी। तूने उसे इतना दर्द दिया है कि वह अब मोहब्बत के नाम से भी नफरत करती है। तुझे देखेगी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। तुम्हारी बातें बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी, बेहतर होगा तुम उसके आने का इंतजार करो, ताकि मैं और महक सही सिचुएशन देखकर उसे समझा सके, बाकी तेरी मर्जी है। अर्जुन की बात अमन को भी समझ आ रही थी, लेकिन वह अपनी बेताबी को काबू नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अर्जुन से कहा, ठीक है, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ अर्जुन, लेकिन मैं फिर भी उसे देखना चाहता हूँ। मैं तुझे वादा करता हूँ मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा और ना ही अपने होने का एहसास कराऊंगा। बस प्लीज मुझे बता दे वह कहाँ है, मैं उसे दूर से देखूंगा। अमन की बातों में एक दर्द, तकलीफ और बेचैनी नजर आ रही थी, जिसे अर्जुन अच्छे से समझ रहा
था। आखिर उसने भी तो महक से इतना ही प्यार किया है, मोहब्बत के बेताबी को वह अच्छे से समझ सकता है। अब अर्जुन ने एक ठंडी सांस लेते हुए अमन से कहा, ठीक है मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन ध्यान देना तुम उसके सामने मत जाना, वरना बिगड़े हुए मामले को मैं भी काबू नहीं कर पाऊंगा। अमन ने हाँ में सर झटका और अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। 2 दिन बाद यूएस न्यूयॉर्क, रात लगभग 11:00 बजे। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर इंडिया की एक फ्लाइट लैंड करती है। एयरपोर्ट से निकलकर अमन बाहर आया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों पर गॉगल्स थे। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट और बदन पर पहना हुआ लंबा सा ओवरकोट, हाथों में ग्लव्स और गले में मफलर। अमेरिका का वेदर इस वक्त बहुत ठंडा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो मौसम को और भी कड़ाके की बना रही थी। अमन अपने हाथों को फैलाकर इस हवा में सांस लेते हुए अपने आप से बोला, अमेरिका इसी हवा में सांस ले रही है पिंकी। आहे है पिंकी, मैं आ गया, अब होगी एक नई कहानी की शुरुआत। कहते हुए अमन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। और तभी अमन का ड्राइवर आगे आते हुए बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, सर लगेज रख दिया है। अमन हाँ में अपना सर हिलाकर कार में बैठ गया। अभी ड्राइवर नहीं ड्राइविंग करते हुए अमन से पूछा, सर कार विला की तरफ ले चलूं या होटल बुक किया है आपने? अमन ने कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले मुझे वहां ले चलो, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। न्यूयॉर्क शहर का मॉडल टाउन, बड़ी बड़ी ऑफिस की बिल्डिंग, डॉट चमचमाती सड़कें, रात के समय भी जहां उजाला हुआ पड़ा था। दिन क्या है रात क्या है समझना नामुमकिन है। डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट एसी मॉडल टाउन के एक रिहायशी इलाके में एक बड़ी सी चमचमाती बिल्डिंग, जिसे नीचे से ऊपर तक देखने पर गर्दन भी अकड़ जाए। शीशे से बनी यह बिल्डिंग जो मन को जितना लुभा रही थी उतने ही आकर्षक थी। लगभग 125 माले की यह शानदार ऑफिस बिल्डिंग, जिसके सबसे टॉप फ्लोर पर एक लड़की ब्लैक बिजनेस सूट में, वाइट फ्रिल वाली शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, आंखों पर चश्मा, ब्लैक स्ट्रेट हेयर, जिसके बालों को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, बीच मांग कुछ फाइल्स को चेक कर रही थी। उसके ऑफिस का केबिन बहुत ही सेटल और डिसेंट था, बिल्कुल शांत। व्हाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन में उसे ऑफिस को सजाया गया था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट वह लड़की हेड चेयर पर बैठी हुई थी और बहुत ही बारीकी से अपना काम कर रही थी। उसके सामने उसकी सेक्रेटरी सलाइवा गत्ते हुए अपने हाथ में एक फाइल लेकर हाथों को आपस में बांधे आगे की तरफ डरते खड़ी थी। सेक्रेटरी ने इस वक्त व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और घुटनों तक की मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। गले में टाई, बालों का हाई पोनीटेल, उसके माथे पर पसीना रहा था। उसे देखकर सब पता चल रहा था वह आगे बैठी लड़की से डर रही है। और तभी प्रियंका अचानक ही फाइल को देखते हुए अपनी सेक्रेटरी लीना के ऊपर भड़कते हुए बोली, What the hell is going on? तुम लोगों को मैंने ये प्रोजेक्ट 7 दिन में कंप्लीट करने के लिए दिया था, 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अभी भी वही प्रॉब्लम है। आखिर तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? अगर तुम लोगों से काम नहीं होता तो निकल क्यों नहीं जाते यहाँ से? मेरा सर खाने के लिए क्यों बैठे हो? पिंकी के अचानक चिल्लाने पर लीना डरते हुए बोली, सॉरी मैं, हमने बहुत कोशिश की थी, पर मिस्टर अलेन बार बार आकर इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वह 25% की पार्टनरशिप मांग रहे हैं। लेकिन आपने हमें सिर्फ 16% के लिए बोला था, जिसके लिए वह रेडी नहीं है। इस बारे में हमने कबीर सर से भी बात की थी, पर मिस्टर अलेन कबीर सर से भी नहीं समझ रहे। मैं आपको इस बारे में बताना ही चाहती थी। कब बताना चाहती थी? मेरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब। लीना एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे अपने काम में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम्हें यह बात समझने में कोई प्रॉब्लम है तो दरवाजा उधर की तरफ है, चुपचाप निकल जाना, क्योंकि मेरे पास तुम लोगों के साथ फालतू आर्ग्यूमेंट के लिए टाइम नहीं होता। शून्य, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इस एलेन को देखना होगा। 2 कौड़ी का कंट्रैक्टर होने के बावजूद इसके बहुत भाव बढ़ रहे हैं। बहुत पर निकल आए हैं इसके, लगता है पर कतरने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि उसे पता चले कि वह किसी से टकरा रहा है। ड्राइवर से बोल कार निकाले। कहते हुए पिंकी तेज कदमों से बाहर की तरफ निकाली और अपना मोबाइल निकाल कर ब्लूटूथ के जरिए कबीर को कॉल करते हुए बोली, कबीर कहाँ हो तुम? शून्य। कबीर अपने बिस्तर से उठकर एक नज़र घड़ी को देखा है, जिसमें रात के लगभग 1:00 रहे थे।
वह मोबाइल स्पीकर पर डालकर अपने तकिए को मुंह में छुपाते हुए बोला, पिंकी रात के 1:00 बज रहे हैं, इस वक्त मैं कहाँ रहूंगा, ऑफ कोर्स मैं सो रहा हूँ। तुमने इतनी रात को फोन क्यों की? और तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? प्लीज मत कहना कि तुम अभी तक ऑफिस में हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बल्कि फिनिक्स टावर की तरफ जा रही हूँ। अगले 15 मिनट में तुम भी पहुंचो। और हाँ, प्रोजेक्ट पेपर साथ में लाना मत भूलना। आज इस अंका का हिसाब करना है, बहुत परेशान कर रखा है इसने। ये सुनकर कबीर अचानक ही अपने बिस्तर से उठकर उछलते हुए बोला, वो तुम इतनी रात को ऐलान के पास जा रही हो? शून्य। पिंकी, तुम जानती हो वह कितना खतरनाक है, वह एक माफिया है। जानती हूँ, पर उसे नहीं पता कि प्रियंका त्रिपाठी क्या चीज है। तुम चुपचाप वहां पहुंचो। कहते हुए पिंकी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर वह किसी और को नंबर डायल करते हुए अपने ब्लूटूथ से उससे बात करते हुए बोली, पी स्पीकिंग। बहुत सुनिए, तुम अब किसी की नींद हराम करनी है, एड्रेस सेंड कर रही हूँ, जल्दी पहुंचो। इन बातों को कहते हुए पिंकी तेज कदमों के साथ पार्किंग एरिया की तरफ आ रही थी। डॉट। इस वक्त उसकी आंखों पर काले कलर का गॉगल्स, कानों में ब्लूटूथ, कमर तक लहराते काले लंबे रेशमी बाल जो बिल्कुल स्ट्रेट थे, पैरों में हाई हील बूट, ब्लैक बिजनेस पैंट, शर्ट और ब्लेजर, ब्लैक पेंट जो उसके एंकल तक आ रही थी और उसे बहुत ही होता अट्रैक्टिव बिजनेस वुमेन का लुक दे रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप उसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी, लेकिन चेहरे पर एटीट्यूड और आंखों में गुस्सा जो उसके ऑरा को और भी खतरनाक बना रही थी। पिंकी ब्लूटूथ पर बात करते हुए चुपचाप जाकर कार में बैठ गई और उसकी सेक्रेटरी भी तेजी से दौड़ते हुए जाकर उसकी कार में बैठ गई। इस वक्त सेक्रेटरी काफी डरी हुई थी और प्रियंका की तरफ देखते हुए बोली, मैडम, आर यू श्योर कि आपको इस वक्त वहां जाना चाहिए? आई मीन वह बहुत खतरनाक लोग हैं। अपनी सेक्रेटरी को डरते हुए देखकर प्रियंका ने उससे एक एरोगेंट लुक देते हुए ठंडी आवाज में कहा, मेरे साथ डरने वाले लोगों की जगह नहीं है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकती हो। जिसने टी की नींदों को हराम करने की कोशिश की है, वह चैन से कैसे सो सकता है? प्रियंका की बातों को सुनकर सेक्रेटरी डरते हुए शांत बैठ गई, क्योंकि वह जानती थी प्रियंका के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट। और तभी फिनिक्स टावर तक पहुंच चुके। डॉट डॉट। पिंकी अपने ड्राइवर और सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हुए बोली, 30 मिनट अगर मैं बाहर नहीं आई तो तुम लोग यहाँ से चले जाना। कहते हुए पिंकी अपने पेंट की बैग के अंदर 2 गन छुपाने लगती है और बहुत ही स्टाइल और एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकली। अब पिंकी तेज कदमों के साथ फिनिक्स टावर के अंदर जाने लगी और थोड़ी ही देर में वह हेलन के बेडरूम में उसके ठीक सामने एक बड़े से किंग साइज सोफे पर के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में अपने हाथों की पहनी हुई अंगूठी थी, जिसे वह राउंड राउंड घुमा रही थी। एलेन, जो इस वक्त अपने बिस्तर पर दुनिया भर की परेशानियों से दूर नींद की आगोश में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ था और से इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उसके कमरे में कोई आकर बैठा हुआ है। इस वक्त पिंकी के चेहरे पर तीखी मुस्कान और आंखों में नफरत थी और तभी उसे कमरे में एक गन शॉट की आवाज आती है। दोस्तों, अगर आप लोग पिंकी एटीट्यूड देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए, ओपन माउथ स्माइल मंटसिंग राइटर। अब पिंकी तेज कदमों के साथ फिनिक्स टावर के अंदर जाने लगी और थोड़ी ही देर में वह हेलन के बेडरूम में उसके ठीक सामने एक बड़े से किंग साइज सोफे पर के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में अपने हाथों की पहनी हुई अंगूठी थी, जिसे वह राउंड राउंड घुमा रही थी। एलेन, जो इस वक्त अपने बिस्तर पर दुनिया भर की परेशानियों से दूर नींद की आगोश में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ था और से इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उसके कमरे में कोई आकर बैठा हुआ है। इस वक्त पिंकी के चेहरे पर तीखी मुस्कान और आंखों में नफरत थी और तभी उसे कमरे में एक गन शॉट की आवाज आती है और इस गोली की आवाज से चैन की नींद सो रहा एलेन झटके से उठकर बैठ गया और डरते हुए उसने अपने कमरे का लाइट ऑन किया, जो कि थोड़ा डीम था, और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने पिंकी किसी रानी की तरह सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसका एटीट्यूड और ऑरा देखते ही बन रहा था। इसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी अपने ही बदन पर ब्लैंकेट लपेटे हुए डर के मारे उठकर बैठ गई।
और अब एलेन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, What the hell? How dare you come to my room without my permission? I think you don't know who I am. And what a big mistake you have made by coming here like this. क्या बकवास है ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बिना आने की? मुझे लगता है तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर पिंकी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए अपनी अंगूठी को यूं ही स्टाइल से घूमते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके एलेन से बोली, I know very well who you are, but maybe you don't know who I am. But don't you worry, now you will know that you're trying to mess with someone. मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम कौन हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुम जानोगे कि किससे उलझने की कोशिश कर रहे हो। कहते हुए पिंकी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड और गुस्सा था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर एलन जोर जोर से हंसते हुए बोला, ओह है, रियली ब्यूटिफुल, यू टेल मी, लेट मी सी, टेल मी व्हाट आर यू एंड हाउ विल यू शो मी, बाय टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स और ऑन माई बेड, कम ऑन शो मी, आई कांट वेट टू सी, बाय द वे यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड सेक्सी बेबी, ओह है सचमुच खूबसूरत, मुझे देखने दो, बताओ तुम क्या हो और मुझे कैसे दिखाओगे, अपने कपड़े उतार कर या मेरे बिस्तर पर, चलो मुझे दिखाओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता देखने के लिए। कहते हुए एलेन की आंखों में लस्ट साफ नजर आ रही, उसकी आंखों और बातों में जो गंदगी थी उसे पिंकी साफ देख सकती थी, जिसे देखकर उसे एलेन से घिन तो आ रही थी, लेकिन उसके बेवकूफी पर हंसी भी आ रही थी। एलेन की बात सुनकर पिंकी जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगी, हा 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 हा, तुम मुझे अपने बिस्तर पर ले जाएगा बेटा, तेरी औकात नहीं है। अब पिंकी उसकी गर्लफ्रेंड की तरह देखते हुए एटीट्यूड से अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोली, हे whatever your name is, get dressed and get out. विस्मयादिबोधक चिन्ह You have no business here. कहते हुए पिंकी ने उसे अजीब लुक दिया, जिसके कारण डरते हुए उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत ही अपनी ड्रेस लेकर उसे पहनते हुए वहां से निकल गई। अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद एलेन मुस्कुराते हुए पिंकी की तरफ देखते हुए बोला, उसे क्यों भेज दिया डार्लिंग, दो रहते तो ज्यादा मजा आता। कहते हुए उसके चेहरे पर एक गंदी सी हंसी थी, लेकिन पिंकी उसकी बातों को सुनते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोली, मुझे तो मजा आता पर तुझे नहीं आता बेटा। कहते हुए पिंकी ने अपनी गन से उसके कंधे पर शूट कर दिया, और जिसके कारण एक जोरदार चिल्लाने की आवाज उसे कमरे में गूंज गई। आ यू ब्लडी बीच, हाउ डेयर यू शूट मी। कहते हुए एलेन ने दर्द से अपने एक हाथ को संभाला और अपनी गन निकालकर पिंकी के ऊपर पॉइंट कर दिया। उसने अगले ही पल पिंकी के ऊपर फायर किया, लेकिन उसे पर कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि गन में बुलेट नहीं थी। अब पिंकी जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा 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 हा, कोई फायदा नहीं है, बिना मर्दानगी का मर्द और बिना बुलेट की गन दोनों ही बेकार है। अब अपनी फालतू की एनर्जी वेस्ट करना बंद कर और मेरी बात सुन, वरना अभी जो गोली तेरे कंधे पर लगी है वह तेरे खोपड़ी में लगेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हुए पिंकी अचानक ही अपने दोनों पैरों को जमीन पर टिका देती है और बिल्कुल आगे की तरफ थोड़ा झुकते हुए अपने दोनों हाथों की कोहनी को अपने घुटनों पर टिकाकर अपने हाथ के गन को देखते हुए एटीट्यूड के साथ बोली। पिंकी के इस एटीट्यूड को देखकर अब एलेन के चेहरे पर थोड़ा डर आने लगा, लेकिन फिर भी वह अपनी आखिरी कोशिश करते हुए पिंकी से बोला, देखो तुम जो कोई भी हो, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। कहते हुए एलेन चिल्ला चिल्ला कर अपने लोगों को बुलाने लगा, सैम, नेक, फ्रेनन, कहाँ मर गए सबके सब, जल्दी अंदर आओ। कहते हुए एलेन जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज से पिंकी इरिटेट हो रही थी। उसने मुंह बनाते हुए अपनी कान में एक उंगली डालकर उसे हिलाना शुरू कर दिया और इरिटेटेड होते हुए एलेन से बोली, अबे आवाज नीचे कितना इरिटेट करेगा तू, स्टॉप शाउटिंग, आई डोंट लाइक अननेसेसरी वॉल्यूम, ऊंची आवाज में सिर्फ अपनी सुनती हूँ, गधों की नहीं। कहते हुए पिंकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी और तभी एलेन उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए बोला, व्हाट गधों। ये सुनकर पिंकी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर बोली, डोंकी, माय लव, डोंकी, वेल मैं तुझे यहाँ हिंदी सीखने नहीं आई हूँ। दोस्तों आगे की कन्वर्सेशन इंग्लिश में होगी।
सुना बहुत जुबान निकल आई है तेरी, तू मेरे ही प्रोजेक्ट के लिए मेरे ही लोगों को धमकी दे रहा है। तुझे 16% मिल रहा था, उसे तेरा पेट नहीं भर रहा, तुझे 25% चाहिए। तुझे मालूम नहीं है क्या, जुबान उतने ही खोलने चाहिए जितने में वह फटकर बाहर ना आ जाए। पिंकी की बात को सुनकर एलेन अपने हाथ को संभालते हुए दर्द से करते हुए और चेहरे पर थोड़ा डर लेकर डरते हुए बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तुम मेरे ही अड्डे पर आकर मुझे ही डरावनी और टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हो, इसका नतीजा जानती हो तुम। एलेन की बात सुनकर पिंकी अपनी जगह से खड़े होकर बहुत ही स्टाइल और एटीट्यूड से चलते हुए एलेन के पास जाते हुए बोली, पी ती, नाम तो सुना ही होगा। वही पी ती जिसके बिजनेस में तो तुम टांग अड़ा रहे हो। बिना ये जाने कि पी ती क्या है, एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्टर होने के बावजूद तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम पी टी को अपने सामने झुका लोगे? कहते हुए पिंकी ने उसके चेहरे पर 2 झापड़ मार दिए। पिंकी के हाथों से थप्पड़ खाकर एलेन तो हैरान ही रह गया। वह एक छोटा मोटा गैंगस्टर भी है, वो कोई आम इंसान नहीं है, और उसके कमरे में घुसकर ही एक लड़की से थप्पड़ मार रही है, ये सचमुच उसके लिए शर्मिंदगी भरी बात है। और पिंकी जोर से चिल्लाए, कबीर, बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर आने का भी इरादा है? पिंकी की बात सुनकर कबीर, जो इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा था, तुरंत ही कमरे के अंदर आते हुए पिंकी से बोला, सॉरी पी ती, पर मुझे ये समझ नहीं आता तुम हर बार कैसे जान लेती हो कि मैं कहाँ हूँ? कबीर की बात सुनकर पिंकी उसके हाथों से पेपर लेते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोली, ज्यादा दिमाग मत लगाओ पी ती को समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अब पिंकी एलेन को पेपर देते हुए बोली, इस पर साइन करो और निकलो यहाँ से। पिंकी की बात सुनकर एलेन दर्द से करते हुए अपना हाथ दिखाते हुए बोला, मैं साइन कैसे करूं, मेरे हाथ में बुलेट लगी है और मुझे दर्द हो रहा है। एलेन की बात सुनकर कबीर भी उसके हाथों को देखा है जिसमें से ब्लड निकल रहा था, और अब वह पिंकी को देखते हुए बोला, अरे हाँ, ये साइन कैसे करेगा? कबीर की बात सुनकर पिंकी ने एलेन के हाथों को देखा और फिर उसके उसी बंदूक लगे हुए जख्म को ताकत से दबाया, जिसके कारण एलेन दर्द से फड़फड़ाना लगा, वह पूरी तरह तड़पने लगा, उसकी चीख उस कमरे में गूंजने लगी। और तभी पिंकी उसे अपनी गुस्से से लाल निगाहों से घूरते हुए बोली, मेरे आगे नौटंकी नहीं, तू अपने सारे काम राइट हैंड से करता है पर सिग्नेचर लेफ्ट हाथ से करता है, इसीलिए तेरे राइट हैंड में ही गोली मारी है, चल जल्दी साइन कर, मेरा टाइम खोटी नहीं करने का। पिंकी की इस बात पर कबीर भी हैरान रह गया और एलान भी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि एलेन उल्टे हाथ से साइन करता है, बाकी सारे काम वह सीधे हाथ से ही करता था। एलेन डरते हुए साइन कर देता है और कबीर हैरान होते हुए पिंकी से बोला, पी टी, तुम्हें कैसे पता कि यह सिग्नेचर उल्टे हाथ से करता है? पिंकी चुपचाप एलेन के साइन उन पेपर पर लेते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे समझने के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हैंग हो जाओगे। सिग्नेचर कंप्लीट होने के बाद पिंकी उन पेपर को देखते हुए एलेन से बोली, एडियट, 16% मिल रहा था और इसे 25% चाहिए था, अब 0.1% मिल रहा है। अब उतना ही लेकर खुश रहे। बड़ा आया पिटी से टकराने वाला। पिंकी वह पेपर कबीर को देते हुए बोली, इन पेपर को वकील को दे देना। लेकिन तभी पिंकी की बात सुनकर एलेन जोर से चीखते हुए, वॉट, ओनली 0.1%? बट तुम्हारा प्रोजेक्ट तो 16% की पार्टनरशिप का था। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मार्केट से बहुत पैसा उठाया है, 8% तो मेरा खर्चा है। इस हिसाब से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा और बाकी पैसे मुझे ही भरने पड़ेंगे, प्लीज पी ती, ऐसा मत करो। एलेन की बात सुनकर पिंकी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोली, स्कूल गया है तू? अगर गया है तो ये कहावत तो सुनी ही होगी कि लालच बुरी बला है। काश तू उसे सीरियसली ले लेता, एहसान बना 0.1% भी दे रही हूँ, वरना तेरा घर और तेरा बिजनेस सब नीलाम करवा कर तुझे सड़क पर भीख मांगने के लिए फेंक देती। वैसे भीख तो तू अभी भी मांगेगा, बस 0.1% तुझे लॉलीपॉप खाने के लिए दे दिए हैं, जा ऐश कर। कहते हुए पिंकी वहां से जाने लगी, लेकिन तभी एलेन गुस्से से चिल्लाकर बोला, पी टी, तुम जानती नहीं हो तुम किसी से टकरा रही हो, मैं सिर्फ एक ठेकेदार नहीं हूँ बल्कि एक गैंगस्टर भी हूँ, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा बिजनेस खत्म कर दूंगा। मैं भीख नहीं मांगूंगा बल्कि तुम भीख मांगोगी, तुम देख लेना। एक औरत होकर तुम मर्द से भिड़ने आई हो, ये तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है।
एलेन की धमकी सुनकर पिंकी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए एलेन की तरफ पलटकर देखकर एटीट्यूड में कहा, बर्बादी का डर उसे दिखाना जिसे आबादी विरासत में मिली है। मैं अपने दम पर खड़ी हुई हूँ, मुझे गिरना तुम जैसे नामर्दों की बस की बात नहीं है, और मुझे औरत समझकर कमजोर मत समझना, क्योंकि जब एक औरत खुद को पहचान लेती है तो वह पहाड़ को भी उसकी जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। तुम जैसे गैंगस्टर्स को मैं अपनी जेब में लेकर घूमती हूँ। यूं ही इतना बड़ा अंपार खड़ा नहीं किया मैंने। जो मुझे गिराने के लिए मेरे पैर पकड़ते हैं उन्हें खींचकर किक मारना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरी किस्मत खराब थी बेटा जो तुम पिंकी से टकराया, और कोशिश मत करना दोबारा मेरे रास्ते में आने की। ऐसा तूफान लाऊंगी तेरी जिंदगी में कि तेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वेल तू फिलहाल मेरी चिंता मत कर, अपनी कर, तू अपने लेनदारों को पैसे कैसे चुकाएगा? मैं बर्बाद बाद में होगी, तू तो बर्बाद हो चुका है। कहकर पिंकी मुस्कुराते हुए अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़कर एटीट्यूड के साथ वहां से कैटवॉक करते हुए निकल गई, और कबीर उसके एटीट्यूड और एक्शन को देखा ही रह गया। वह एक बार फिर पिंकी पर अपना दिल हार चुका था। वह तो पिंकी को खोया हुआ ऐसे देख रहा था जैसे उसने स्वर्ग से उतरी हुई परी को देख लिया। अब पिंकी वहां से जाने लगी और कबीर उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब पिंकी वापस चलते हुए नीचे हॉल की तरफ आई जहां उसने एलेन के सभी लोगों को बेहोश कर रखा था। ये जगह एक बार काउंटर की तरह लग रहा था, एक मिनी क्लब की तरह जहां कई लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थी और वह गुंडे शराब पी रहे थे और ताश पत्ते खेल रहे थे। ये पूरी तरह से एक इलीगल जगह की तरह लग रहा था जहां रेड कलर की डिम लाइट जल रही थी। वहां लगभग सभी लोग धीरे धीरे होश में आने लगे थे, लेकिन उसे हाल की तरफ आते हुए पिंकी चलते चलते कबीर की तरफ बिना मुड़े बोली, कवर योर माउथ, क्लोज योर नोज। पिंकी की बात सुनकर कबीर ने तुरंत ही मास्क लगा लिया, और पिंकी बिना मास्क लगाए ही अपनी सांसों को काबू करके यूं ही चलते चलते अपनी पैंट की पॉकेट से एक वॉल जैसी चीज निकलकर फर्श पर पटक देती है जो कि कांच की बनी हुई थी, और इस बॉल के जमीन पर गिरते ही हवा के साथ रिएक्शन करने पर वहां एक हल्का व्हाइट कलर का धुआं फैलने लगा, और तुरंत ही वह लोग जो भी होश में आए थे एक बार फिर बेहोश हो गए। पिंकी का एटीट्यूड बिल्कुल माफिया क्वीन की तरह था। वह चलते हुए स्टाइलिश एरोगेंट लेडी की तरह लग रही थी, और वह इसी एक्शन में अपने एक हाथ में गन लेकर कैटवॉक करते हुए फिनिक्स टावर से बाहर निकली, और बाहर आते ही एक ब्लैक कलर की कार पर पिंकी की नजर गई, और पिंकी बिना रुके अपनी आंखों पर पहने हुए ब्लैक गॉगल्स को हल्का सा नीचे करते हुए उस टावर की तरफ अपनी आंखों से इशारा करके वापस अपने गॉगल्स को आंखों पर चढ़ा लेती है और एटीट्यूड के साथ वापस अपनी कार में जाकर बैठ गई। कबीर को कुछ भी समझ नहीं आया और न ही उसने समझने की कोशिश की, क्योंकि पिंकी को समझना सचमुच उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। वह चुपचाप जाकर अपनी कार में बैठ गया, और पिंकी अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए बोली, कितनी देर लगी? जस्ट 18 मिनट में। जिसे सुनकर पिंकी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी, और पिंकी के जाते हैं उस काली कार वाले बंदे ने किसी को कॉल की, और 15 मिनट में ही उस जगह पर पुलिस की रेड पड़ चुकी थी और वहां के सभी गुंडे, गैंगस्टर और इलीगल काम पकड़े गए थे। और दूर खड़ा अमन जो इस वक्त पिंकी का पीछा करते हुए इस जगह पर आया था, वह पिंकी का ये रूप देखकर हैरान ही रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था पिंकी क्या से क्या हो गई थी। उसके माथे से पसीना छूट रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। ये वह पिंकी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे वह जानता था। हालांकि वह पिंकी भी पंगे लेने से पीछे नहीं हटती थी, पर वह छोटे मोटे गुंडों से ही लड़ती थी, पर यहाँ तो उसने एक गैंगस्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और अब अमन समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना है।